हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 11 के अस्त्र शस्त्र की जब हमने पढ़ाई की थी तो आज उसका बोनस वीडियो चलिए हम लेकर के आए हैं। तो बोनस वीडियो में लेवल एनहांसर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनको बनाने से हमें ये पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा था वो कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे उसके कंसेप्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमें देखना है, हमें इसे बनाना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4000 फीट फ्रॉम ए लॉन्च साइट, रॉकेट की बात हो रही है, तो लॉन्च साइट से 4000 फीट दूर पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4000 फीट फ्रॉम ए लॉन्च साइट, ए स्पेक्टेटर, एक देखने वाला आदमी, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग ए रॉकेट बीइंग लॉन्च्ड, वो देख रहा है कि अच्छा रॉकेट छूटने वाला है, ठीक है। ऐसा 4000 फीट से वो 4000 फीट की दूरी से देख रहा है। इफ द रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ वर्टिकली एंड इज राइजिंग एट ए स्पीड ऑफ 600 फीट पर सेकेंड, देखा उसने कि वो रॉकेट एकदम वर्टिकली चल रहा है, वर्टिकली ऊपर उठ रहा है और वो 600 फीट पर सेकेंड। एक्चुअली उस रॉकेट का स्पीड हमेशा चेंज हो रहा होगा, रॉकेट का स्पीड हमेशा बदलता होगा। क्यों? इंजन उसको और एक्सीलरेट करवाता होगा, तो जाहिर सी बात है स्पीड हमेशा बदल रहा होगा। लेकिन 600 फीट पर सेकेंड है जब वो 3000 फीट के ऊंचाई पे है, जब वो रॉकेट 3000 फीट के ऊंचाई पे है, 3000 फीट के ऊंचाई पे, तो उसका जो स्पीड है वो है 600 फीट पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन द रॉकेट एंड द स्पेक्टेटर, फाइंड द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द रॉकेट एंड द स्पेक्टेटर, तो यही वाला डिस्टेंस है, इज चेंजिंग। ये डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है वो रेट निकालना है। हमें ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे चेंज हो रहा है। और जहां रेट की बात आ जाए, जहां चेंज की बात आ जाए, वहां हम समझ जाते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं डिफरेंशिएट हम किसको करते हैं, वेरिएबल्स को करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल कौन है। क्या ये 4000 फीट कभी बदलेगा जीवन में? तो ये 4000 फीट कभी बदलने वाला नहीं है। ये ऊंचाई क्या बदलेगा? क्या ये ऊंचाई कभी बदलेगा धरती पे? बिल्कुल, यही तो बदल रहा है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ऊंचाई बदलेगा। क्या ये बदलेगा? तो हाँ, ये भी बदलेगा क्योंकि वो दूरी भी बदल रहा है और उसी का बदलने का तो रेट पूछा है। ऑप्शंस भी दे रखे हैं 4, ठीक है। तो उसी का बदलने का तो रेट पूछा है। तो हमने पहचान लिया कि यहाँ ये एक वेरिएबल है, इसे y मान लेते हैं, और यहाँ ये एक वेरिएबल है, इसे d मान लेते हैं। हमने ऐसा मान लिया। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सोचिए, इस रॉकेट का जो स्पीड दे रखा है हमें 600 फीट पर सेकेंड, 600 फीट पर सेकेंड जो स्पीड दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि y समय के साथ कैसे बदल रहा है, y समय के साथ कैसे बदल रहा है। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी बनाने के लिए, तो आप उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक हम इसे देखते हैं तब तक, ठीक है। तो ये जो 600 पर सेकेंड है, 600 फीट पर सेकेंड है, ये एक्चुअली y के बदलने का रफ्तार है। y जैसे चेंज हो रहा है उसकी बात है। तो हम इसे डिफरेंशिएशन की भाषा में कह सकते हैं ना कि ये dy बाई dt है, dy बाई dt, और ये d लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं x लिख देते हैं, ठीक है। तो dy बाई dt हमें दे रखा है और हमें dx बाई dt निकालना है। ये dy बाई dt हर जगह अलग अलग होगा। दे रखा है कि 3000 फीट पे 600 फीट पर सेकेंड है। जब ये 3000 फीट पे था उस समय रॉकेट का स्पीड 600 फीट पर सेकेंड है। आगे जाएगा तो हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है स्पीड घट जाए, वो तो इंजन पे डिपेंड करता है। ऐसे तो स्पीड को बढ़ना ही चाहिए अगर रॉकेट को पहुंचना है जहां तक उसे जाना है। तो ये चेंज होते रहेगा। पर 3000 फीट पे इसका ऊंचाई की, इसका रेट ऑफ चेंज कितना है? dy बाई dt, और वह है 600 फीट पर सेकेंड। और हमें ये वाला निकालना है, यानी हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है dx बाई dt, यानी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x और y को। तो हम जो चीज़ निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में जो चीज़ हम लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस
4000 का स्क्वायर, ये काफी बड़ा नंबर आएगा। पर हमें चाहिए dx बाई dt, हमें चाहिए dx बाई dt। तो सोचिए ये क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? डिफरेंशिएट हमें करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट हमें करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल है x, तो पहले तो हम जानते हैं कि जिस पे पावर हो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो जिस पे पावर हो उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x पे पावर है तो x के रेस्पेक्ट में करिएगा ना, इंटू dx बाई dt हो जाएगा। इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dy, जिस पे पावर हो, याद है ना, समथिंग का पावर n रहे उसको उसी समथिंग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो मिलता है n समथिंग का पावर n माइनस 1। तो यहाँ समथिंग y है तो y के रेस्पेक्ट में करिएगा, पर क्वेश्चन में कह रखा है t के रेस्पेक्ट में करिए, तो हम कहते हैं रुको कोई बात नहीं, dy बाई dt। और ये कांस्टेंट है, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 0। ये बहुत बड़ा वैल्यू था लेकिन बदल नहीं रहा था, तो डिफरेंशिएशन में इसका वैल्यू कितना हो गया? 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन सिर्फ चेंज निकालता है। बहुत बड़े वैल्यू हैं, 1 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, बदल तो आप नहीं रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो ये जब देखिए हम यहाँ आते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मेरे हिसाब से आप ये जानते हैं, इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dt। अब ये देखिए 2 जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 चला गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था dx बाई dt। यही ना पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द रॉकेट एंड द स्पेक्टेटर इज चेंजिंग। रॉकेट और स्पेक्टेटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से बदल रहा है? तो रेट टाइम से डिवाइड करने से मिल गया, और ये डिस्टेंस जो है उसे हमने x मान लिया है, तो dx बाई dt हमें वो रेट दे देगा। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई x इंटू dy बाई dt। अब सोचिए y का वैल्यू कितना है, जिस समय हम ये रेट निकाल रहे हैं y का वैल्यू कितना है? ये है, चलिए इसे यहाँ बनाते हैं, ये है 3000 फीट लिख सकते हैं, है ना। x का वैल्यू कितना है? तो x तो ये है ना, तो सोचिए 4000 प्लस 3000, पाइथागोरस से निकालिएगा तो कितना आएगा? 5000। 4 और 3 5 होता है ना पाइथागोरस में, तो ये हो जाएगा 5000 और इंटू dy बाई dt कितना है उस समय, जिस समय में निकाल रहे हैं dy बाई dt कितना है? ये है 600। देखिए ये 3 को 0 चले गए, ये 5 से चला जाएगा कितना? 120 बार, 120 इंटू 3, 360 फीट पर सेकेंड। क्या ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर है? नहीं, 360 तो नहीं लग रहा है। क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर है? नहीं, 360 तो नहीं लग रहा है। क्या ऑप्शन नंबर डी आंसर है? पता नहीं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। बी देखा हमने 360 फीट पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से हमने करा। तो क्वेश्चन में जब हमें रेट पूछ दे, जब चेंज की बात आ जाए, या चेंज ऐसे भी हमें इंट्यूटिवली लगे कि चेंज की बात हो रही है, तो हम जाहिर सी बात है उस ओर बढ़ जाएंगे, डिफरेंशिएशन की गलियों में चले जाएंगे और हम डिफरेंशिएट करने लगेंगे। और हमें देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, किसका रेट पूछा जा रहा है। जैसे हमसे ये पूछा जा रहा था, मान लीजिए गाड़ी उधर जा रही होती, रॉकेट ऐसे जा रहा होता, तो फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता था। हो सकता है ये फिक्स कर देते, इधर जा रहा होता है ऐसे, कुछ गाड़ी ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, तो हमसे ये पूछ देते, ये दे देते, ये तो बराबर रहता, ये चेंज होता, तो कोई एक दे करके वो अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जो पूछे उसमें रिलेशन लिख के हम डिफरेंशिएट करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन भी नहीं आया, एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन हमने किया और ये बन गया। तो जब रेट की बात आ जाए, जब चेंज की बात आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये सूत्र आ गया डिफरेंशिएशन का, और वहाँ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अभी आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है। इसमें उसी तरह के कंसेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे इसको बना के। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। इसके ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं, ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आंसर मैं नहीं बता रहा, लेकिन ऑप्शंस हैं, तो आप एक बार ट्राई कर लें और उसके बाद वीडियो को रिस्टार्ट करके देखें। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ए रोप इज अटैच्ड टू ए पुल्ली माउंटेड ऑन ए 15 फीट टावर। यानी ये वो टावर है, इसमें पुल्ली लगा हुआ है, ठीक है,
और ये पुल्ली, गोल बना देते हैं पुल्ली को, तो ये जो पुल्ली है इसमें घुमा के रोप को खींचा जा रहा है, ठीक है, रोप को खींचा जा रहा है, ऐसा मान लीजिए। द एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू ए हेवली लोडेड कार्ट। ये काफी हेवली लोडेड एक कार्ट है, मतलब एक गाड़ी है जिसको खींचा जा रहा है उधर से, ठीक है, रस्सी के जरिए। ए वर्कर कैन पुल द रोप एट ए रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड। ये जो वर्कर है, ये इंसान बनाया मैंने, ठीक है, ये जो वर्कर है ये 2 फीट पर सेकेंड से रस्सी को खींच सकता है, 1 सेकेंड में 2 फीट खींच सकता है, ठीक है। द रेट एट विच कार्ट इज अप्रोचिंग द टावर। ये कार्ट टावर से कितना नजदीक आने का रेट क्या है? द रेट एट विच कार्ट इज अप्रोचिंग द टावर व्हेन इट इज 8 फीट फ्रॉम द टावर। जब ये 8 फीट होगा, हर जगह अलग अलग होगा क्योंकि रस्सी को हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसका इधर आने का स्पीड अलग अलग हो सकता है। तो बोलता है कि जब 8 फीट पे है, जब कार्ट टावर से 8 फीट पे है तो कितने से ये अप्रोच कर रहा है, ये निकालना है। आप अगर वीडियो को देख रहे थे लगातार तो अभी भी आप क्वेश्चन समझ गए हैं, पॉज करके बनाइए, ठीक है। तो अगर नहीं तो फिर लगातार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे रेट की बात आई, चेंज की बात इसमें साफ पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम जो ये कंसेप्ट यूज करेंगे वो है डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये देखिए टावर क्या ऊंचा नीचा हो रहा है? नहीं, टावर ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है, तो ये 15 फीट फिक्स हो गया। क्या ये दूरी बदल रही है? हाँ, कार्ट नजदीक आ रहा है तो ये दूरी बदल रही है, तो इसे हमने x मान लिया। क्या ये दूरी बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है, रस्सी को खींचा जा रहा है तो ये भी तो बदल रहा है, तो इसे हमने y मान लिया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? द रेट एट विच कार्ट इज अप्रोचिंग द टावर। वो रेट जिससे कार्ट जो यहाँ है वो टावर को अप्रोच कर रहा है, वो रेट चाहिए। हमने कहा अच्छा, तो ये पूछा है, यानी हमसे पूछा गया है dx/dt, और ये जो 2 फीट पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है? रस्सी खींच रहे हैं, तो सोचिए ऐसे खींचेगा तो यहीं से ना खींचाएगा, तो ये दे रखा है dy/dt। यानी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है dy/dt इज इक्वल टू 2 फीट पर सेकेंड। dy/dt हमें कितना दे रखा है? 2 फीट पर सेकेंड, और उस हिसाब से ये चल रहा है काम। तो फिर से हमें dx/dt निकालना है y, तो बड़ी वही सवाल हो गया लगभग। तो हम लिखेंगे, तो जब हम लिखेंगे तो देखिए उस समय ये कितना रखा था हमने? 8 फीट दे रखा है ना क्वेश्चन में कि ये 8 फीट है, ठीक है, तो 8 फीट रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो लिखते हैं पहले इक्वेशन कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? तो जाहिर सी बात है t के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, तो हो जाएगा 2y इंटू dy/dt, बिल्कुल पिछले जैसा, 15 स्क्वायर का 0 और 2x dx/dt, और ये 2 क्या होगा? कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बचेगा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द रेट एट विच टावर इज, हाँ, तो ये dx/dt निकालना है, यानी ये निकालना है तो हम इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा y/x dy/dt इज इक्वल टू dx/dt। अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, पुट कर देते हैं। अब तो ये पुटिया बच गया, तो पुट करते हैं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना है? देखिए ये 8 है, ये 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 289 यानी 17, तो हो गया 17/x, 8 इंटू dy/dt। रस्सी कितना से खींचा जा रहा है? सोचिए इधर जो रस्सी खींचेंगे हम ना खींचा के उधर आएगा, तो रस्सी खींचा जा रहा है 2 फीट पर सेकेंड से, तो इंटू 2, और ये आ जाएगा dx/dt, तो ये कट गया 17/4 फीट पर सेकेंड। देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है क्या? नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, 17/4 तो नहीं दिख रहा है। डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस है। बी में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आएगा 17/4। इससे आप ऐसा ना समझ लें कि बी ही सही आंसर होता है। ये संयोग की बात है कि दोनों बार बी आया है, ऐसा नहीं है कि बी ही हमेशा आंसर होता है, बी आंसर मार दो, जब भी ऐसा सवाल देखो बी आंसर मार दो, ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर लेना है। बी दोनों बार संयोग से आ रहा है।
तो मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को, क्योंकि हम 11 में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कम आने वाला है, तो हम डिफरेंशिएशन को और थोड़ा बारीकी से सीखेंगे और इसके अच्छे अच्छे सवालों की ओर और बढ़ेंगे। तो आइए डिफरेंशिएशन पे कुछ अच्छे और बेसिक सवाल करते हैं। जो कंसेप्ट हमने सीखे थे, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे या जो हमने उसकी बातें करी थी, उसके कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि नंबर के आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है, नंबर के आगे हम वाव कर दिए हैं। क्यों भाई? तो इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल, इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होता है प्रोडक्ट। जैसे मैं लिखता हूं मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब बस इतना है कि 5 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं लिख दूं मान लीजिए 10 फैक्टोरियल, गेस करिए क्या होगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 1 लगातार मल्टीप्लाई करना है। सोचिए मैं लिख दूं 1000 फैक्टोरियल, आधा घंटा लगेगा बोलने में। 1000 × 99 × 999 × 998 × डॉट 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 इंटू 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जहां का फैक्टोरियल लिखा हुआ है उससे छोटे नंबर घटाते चले जाएंगे, सारे इंटीजर का प्रोडक्ट। तो 1000 फैक्टोरियल कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1000 हमारे लिए छोटा मोटा नंबर हो सकता है, लेकिन 1000 फैक्टोरियल अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ फैक्टोरियल, इसलिए एक्सक्लेमेशन कि 1000 फैक्टोरियल, इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। तो फैक्टोरियल का नोटेशन है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन दे रखा है, y = इतना है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, ये दे रखा है। और dy/dx निकालने कहा गया है। हमने कहा अच्छा ऐसा करना है, तो ऐसा करते हम इसे डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे dy/dx = 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, x² का 2x, x² का 2x, लेकिन नीचे कांस्टेंट भी तो है, तो 2 × 1 लिखे तो 2 2 कटेगा, बचेगा x/1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस x³ 3x² बाई नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 है, तो ये 3 3 कट जाएगा। अगली बार आएगा x⁴/4 फैक्टोरियल, तो x⁴ का 4x³ और 4 फैक्टोरियल का 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 4 4 कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या आपको लगता है कि डिफरेंशिएट करने से हम कुछ अलग आंसर ले आए? नहीं, हम डिफरेंशिएट करके कुछ अलग नहीं लाए। जो हमारा y का वैल्यू था, जो हमारा y का वैल्यू था, डिफरेंशिएट करने पे भी वही आ गया। जो हमारा y का वैल्यू था वो डिफरेंशिएट करने पे भी वही आ गया, यानी इसका स्लोप भी वही है। जो फंक्शन है वही उसका स्लोप भी है। ये ऐसा एक फंक्शन है। और याद करिए ऐसा क्या फंक्शन हमने पढ़ा था। हमने ऐसा कौन सा फंक्शन पढ़ा था जिसका डिफरेंशिएट करने पे कोई बदलाव नहीं होता था? वो फंक्शन था, याद करिए, e⁻x। वो फंक्शन था e⁻x, यानी ये जो वैल्यू लिखा है ना यहाँ तक, ये जो वैल्यू, ये जो y है, यही कहलाता है e⁻x, यानी ये e⁻x का वैल्यू है। और यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ आप सारा चीज़ पुट करिएगा, कुछ भी पुट करिएगा, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, y का जो वैल्यू मिलेगा वो e के टर्म में मिलेगा। e⁻x का एक्सपेंशन है ये। और जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देखिए, ये e⁻x है और आपको e का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना पुट करिएगा 1, तो इसमें 1 पुट करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगा वो e का वैल्यू मिलेगा। आप इसमें 2 पुट करिए तो ये स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, 3 पुट करिए e³ का वैल्यू मिलेगा। तो e का वैल्यू कितना होगा, इसी से निकलेगा। तो याद करिए हमने बताया था कि e का वैल्यू लगभग होता है 2.72, वो इसी को जोड़ने से मिलता है। तो यहाँ से हमने डिफरेंशिएट करके भी देखा, फैक्टोरियल भी सीखा और ये भी देख लिया कि e⁻x क्या होता है और e का वैल्यू क्या होता है और कैसे आता है। e का एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे का कारण ये है। कब तक जोड़िएगा, कोई इसका अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक है ये। तो ये y
को डिफरेंशिएट किया हमने, dy बाई डी एक्स निकाला तो वही फंक्शन आ गया जो कि खुद कितने के बराबर हो गया, y के बराबर। तो इंटरेस्टिंग बात है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो फिर वही आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है हमेशा। साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स तो नहीं आता है, पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा। ऐसा इसको बनाया गया है। ये मैथ के ऐसे पैटर्न्स हैं जो मौजूद हैं, और ये पैटर्न का नाम है e पावर x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा था, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आइए दोनों को मिलाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज मोर देन दैट ऑफ दिस, यानी इसका रेट ऑफ चेंज इसके रेट ऑफ चेंज से ज्यादा हो, ऐसा x का वैल्यू निकालना है। हमने कहा ठीक है, पहले हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो 1/4 इंटू एक्स का पावर 4 का 4x क्यूब, यही होगा ना। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, प्लस 1/3 इंटू 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर क्या आया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, अब माइनस एक्स का -1। ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए इसके रेट ऑफ चेंज से। तो 1/4 इंटू 4x क्यूब, देखिए 4 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है। जाने वाले को कभी रोकना नहीं है, क्योंकि जाने वाले आसान कर देते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, ये x क्यूब, ये x क्यूब भी जा रहा है, तो बचा क्या, x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, यानी इसे लिख सकते हैं x -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। याद आ रहा है आपको साइंस स्कीम? साइंस स्कीम पढ़ा था हमने, हाँ पढ़ा था। तो चलिए लिख लेते हैं कहाँ कहाँ 0 है। तो 0 है -1 और 1 पे, तो -1 और 1 पे ये 0 है। हम इसमें 100 पुट करते हैं, 100 - 1 पॉजिटिव, 100 + 1 पॉजिटिव, 100 इस तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें ये चीज़ क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इसका आंसर होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब बोलिए ये ओपन तो जाएगा ही, ये दोनों। -1 बोलता है ग्रेटर होना चाहिए, मोर, बराबर का बात नहीं कर रहा है, यानी ये सब भी क्या हो गया, ओपन। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल कृपया करके, ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सिखाने वाला। ये भी कंसेप्चुअल था पर उतना नहीं जितना ये है। ये मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। एक बार आप इसे बना के देखें। देखिए ये x बराबर 0 का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि y बराबर sin x है तो dy बाई डी एक्स निकालिए अट x बराबर π/2 पे। y बराबर sin x है तो dy बाई डी एक्स निकालिए x बराबर π/2 पे। ऐसा दे दिया मैंने आपको सवाल। तो y बराबर sin x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x, और मुझे π/2 पे पूछा गया तो मैं π/2 पुट कर दूंगा, cos π/2, cos 90 0, खुदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, ये क्वेश्चन था। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं हिंट दे रहा हूं कि ये प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा है कि u इंटू वी क्या होता है, तो u को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं, w को छोड़ते हैं, फिर हम v को डिफरेंशिएट करते हैं, u को w को छोड़ते हैं, फिर हम w को डिफरेंशिएट करते हैं, u और v को छोड़ते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट रहे, 10 प्रोडक्ट रहे, पर यहाँ देखिए इन्फिनाइट प्रोडक्ट है, n प्रोडक्ट है, तो कैसे डील करेंगे आप, कैसे इसका होगा, कैसे डिफरेंशिएशन होगा, मन में बना सकते हैं आप। एक बार पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम इसको देखते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं, इसको भी जान लेते हैं, है ना। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखिएगा मन में बनाएंगे हम। तो जाहिर सी बात है जब भी हम ऐसा करेंगे, सोचिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी ये सब तो रह जाएगा ना। पहली बार जब हम करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब तो रह जाएगा। उसके बाद हम जब दूसरा चीज करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तो ये सब सारा रह जाएगा, दूसरा वाला डिफरेंशिएट होगा तो हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x, ठीक है। फिर अगली बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रह जाएगा, ये डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब रह जाएगा। समझ में आ रहा है। u इंटू वी का जो रूल था, प्रोडक्ट का जो रूल था, हमने आपको बताया था कि u भी रहे तो u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, u को छोड़ते हैं, जोड़ते हैं। 3 रहे u v w, u को डिफरेंशिएट करते हैं, v और w को छोड़ देते हैं।
फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, u और w को छोड़ देते हैं, फिर w को डिफरेंशिएट करते हैं, u और v को छोड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ तो ढेर सारे हैं ना, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 इंटू ये सारी चीज़। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार ये सारे बच जाएंगे, सारे छोड़ दिए जाएंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 2x होगा ना, ये तो 2x होगा। फिर अगली बार ये 4x क्यूब होगा, इसका 4x क्यूब होगा। तो सोचिए जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे, पहला टर्म ऐसा होगा जिसमें x नहीं आया है, जिसमें x नहीं आया है, पहला टर्म ऐसा होगा। बस पहला टर्म ऐसा होगा कि देखिए क्या होगा कि ये 1 आया और 1 इंटू ये सारी चीज़ें आई हैं, तो यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो ये भी 1, यहाँ 0 पुट कीजिएगा ये भी 1, यहाँ 0 पुट कीजिएगा ये भी 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे पूरा आएगा n बार, तो ये तो 1 हुआ। लेकिन दूसरी बार से ये x स्क्वायर 2x हो जाएगा, बाकी जुड़ जुड़ के बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो जो 0 है वो तो सबको 0 कर देगा। फिर तीसरे टर्म में 4x क्यूब आएगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो वो भी 0, तो बाकी सबको भी 0 कर देगा। यानी पहला वैल्यू जो इसका आएगा वो 1 आएगा और बाकी अंत में सारा वैल्यू 0 आएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा dy बाई dx का आंसर हो जाएगा 1। खोदा पहाड़ निकला 1, ठीक है, खोदा पहाड़ निकला 1। फिर से एक बार आप समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सोचने का कि इसको बनाइएगा तो कितना बनाइएगा, ठीक है, कितनी बार सॉल्व कीजिएगा, n है, n की कोई गिनती नहीं है, तो मन में आप बना सकते थे। तो ये प्रोडक्ट रूल का हमने इस्तेमाल करा कि एक को डिफरेंशिएट करो अगले सबको छोड़ो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो अगले सबको छोड़ो, और जैसे हम दूसरे स्टेप से आते थे x मल्टीप्लाई होने लगता था, और x का वैल्यू क्योंकि हमें 0 लेना है तो सब 0 होने लगता था दूसरे टर्म से, और पहले टर्म तक केवल 1 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 हमारे कितना मिल जाएगा 1। तो ये सवाल हमने मन में ही बना दिया। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी, जैसे हमने सर्किल का एरिया पढ़ा था, स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा था, स्फीयर का एरिया पढ़ा था, सर्किल का एरिया पढ़ा था, सर्किल का सर्कमफेरेंस पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें क्या थी, चलिए हम आज रिलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या आता है। तो बचपन में हमने सर्किल का सर्कमफेरेंस पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, स्फीयर का एरिया पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था। तो आइए जरा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज़ें होती थी, देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं चलिए सर्किल्स की। इसका सर्कमफेरेंस हमने पढ़ा था 2 पाई r, ये लोगों ने बहुत मेहनत से पाई को खोज करके और क्या क्या करके ये निकाला था। हम ऐसे ही इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं कि इंटीग्रेट करके क्या आता है। तो हम लिखेंगे 2 पाई तो इंटीग्रेट होगा, और r का इंटीग्रेट करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 2 कटेगा, बचेगा पाई r स्क्वायर। हमने कहा अरे सर्किल के सर्कमफेरेंस को इंटीग्रेट करा, एरिया आ गया। हमें कुछ समझ में नहीं आया पर मज़ा बहुत आया, कह रहे सर्किल के सर्कमफेरेंस को इंटीग्रेट कर एरिया आ गया, मतलब क्या निकला इसका बात क्या हुआ, इसमें क्या बात हो गई। तो हम अब क्या करेंगे, हम करते हैं स्फीयर बना लिया हमने, यह स्फीयर है, इसका एरिया लिखा हमने, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम मजे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई r क्यूब बाई 3, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बाई 3 पाई r क्यूब। अरे ये स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। अब ये क्या बात हुई, तो ढंग से देखिएगा क्या मतलब निकल रहा है इंटीग्रेशन करने का। हम ऐसा करते हैं कि इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आप जानते हैं उल्टा पुल्टा प्रोसेस है। तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के और मीनिंग को समझते हैं। देखिएगा सर्किल के सर्कमफेरेंस को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें एरिया मिल गया। कैसे मिल गया, तो ऐसे मिल गया कि देखिए आपने इंटीग्रेट पहली बात कहाँ से कहाँ किया होगा, तो देखिए इसे dr लिखा होगा और इंटीग्रेट किया होगा 0 से लेकर के r। जब आप r बराबर 0 ले रहे थे तो आपको ये पॉइंट सर्किल का सर्कमफेरेंस मिला, इसका घेरा मिला। जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा रहा होगा लेकिन इसका घेरा मिला। जब आपने पॉइंट सर्किल से थोड़ा सा आगे बड़ा सर्किल बनाया, मान लीजिए ये वाला सर्किल बनाया, तो आपने इसके सर्कमफेरेंस को लिया, फिर उसके अगल बगल वाले को सर्कमफेरेंस को लिया, फिर उसके बगल वाले सर्कमफेरेंस को, बगल वाले सर्कमफेरेंस को। ऐसे सोचिए हम सारे सर्कमफेरेंस को जोड़ दें, सारा सर्कमफेरेंस निकाल के हम जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा,
हम सर्कमफेरेंस को अगर जमा करते जाएंगे, दिखेगा जमा करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस पूरे सर्किल का क्या मिल जाएगा, एरिया। इसीलिए सर्कमफेरेंस को जब हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने का मतलब ही होता है जोड़ना, तो हमें क्या मिल गया, एरिया। अब उसी तरह सोचिए कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम हमें नहीं, मान लीजिए एरिया पता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर पूरा हुआ। इसे भी हमने इंटीग्रेट कहाँ किए से कहाँ किया होगा, 0 से लेके r तक। तो 0 जब हमने दिया होगा तो एकदम छोटा सा स्फीयर बना होगा, वो एकदम जरा सा, उसके बगल में फिर एक बड़ा सा स्फीयर, इमेजिन करना होगा, ये तो 3D में है, मैं तो बना नहीं सकता बोर्ड पे, तो ये बड़ा सा स्फीयर बना होगा, फिर उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, ऐसे सारे एरियाज को हम जोड़ दें तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा ना। तो हम इसे कहेंगे कि जब हमने एरिया को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इससे हमको पता चला कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग निकलता है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पाई और आर स्क्वायर का कितना हो गया, 2r, तो 2 पाई आर। दोबारा तो वही चीज़ मिलना था, हम जानते थे। इसे डिफरेंशिएट करा तो हमें मिला 4/3 तो है, पाई तो है, और आर क्यूब का 3r स्क्वायर, तो ये 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अब क्या निकला, इसका मतलब अब ये निकला कि जब हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एरिया के बदलने का रेट निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से, ये एरिया है, ये एरिया, ये बदलाव का रेट निकालेंगे और इसको एकदम पतला कर देंगे, एकदम छोटा सा। देखिए इसे जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा, किसके रेस्पेक्ट में किया, dr के रेस्पेक्ट में, तो dr तो यही है ना, dr तो यही है, और dr मतलब बहुत 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 स्मॉल चेंज इन r, 0.00000, मरते दम तक 0 और प्राण छूटते वक्त 1, उतना छोटा चेंज है r का। तो उतना छोटा चेंज करिएगा तो पतला धागा ना बन जाएगा, और पतला धागा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या दे देगा, सर्कमफेरेंस। यानी एरिया का चेंज अगर हम निकालें तो पतले पतले धागे बन जाएंगे, जो हो जाएगा सर्कमफेरेंस, और उन पतले पतले धागों को अगर हम जोड़ दें तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। यानी पतले पतले धागे जो सर्कमफेरेंस हैं उनको हम जोड़ दें तो हमें एरिया मिल जाएगा, और एरिया को जो पूरा बड़ा सा एक हमें डिज़ाइन दे रखा है सर्कुलर, उसको पतले पतले धागे हम उसके निकाल दें सर्कुलर में तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस। ये कंसेप्ट है, यहाँ भी यही कंसेप्ट है। देखिएगा पूरा हम इसे डिफरेंशिएट किए तो हमें फिर से एरिया कैसे मिल गया, क्योंकि वॉल्यूम वो पूरे में है, पूरा गोला बना हुआ है वॉल्यूम का, एक एक स्फीयर रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, और फिर हमने dr के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, dr वही 0.000, मरते दम तक 0 और प्राण छूटते वक्त 1 वाला, तो उतना छोटा चेंज लीजिएगा तो फिर पतला सा कुछ बनेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया, हमें उसका फिर एरिया मिलेगा, है कि नहीं। और उन सब पतले पतले जो हमें स्फीयर्स मिल रहे हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें पूरा वॉल्यूम मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बस इतना है कि डिफरेंशिएशन चीज़ों को बांटता है, डिफरेंशिएशन इसलिए तो डिवाइड होता है, और इंटीग्रेशन चीज़ों को जोड़ता है, इसलिए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होता है। और यही बांटने का जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, जब हमें लगेगा कि नहीं कुछ बांट देना चाहिए, तो हमारे दिमाग में डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब हमें लगेगा कि नहीं बांटना नहीं चाहिए, जोड़ देना चाहिए, तो हमारे दिमाग में इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए पढ़ लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। आपने ऐसा पढ़ लिया और आपको मैंने दे दिया कि एक ऐसा ये है और यहाँ पे एक मास है। अब सोचिए हर जगह दूरी तो बदल रही है इस मास से, तो मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने कहूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हर जगह के लिए अलग अलग निकालेंगे। अब फिर यहाँ पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे, आप यहाँ पे जोड़ेंगे। हर जगह का अलग अलग दूरी के लिए आप फोर्स निकाल के उन फोर्सेस को जोड़ेंगे, तो आपके दिमाग में इंटीग्रेशन आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप वेलोसिटी से चल रहे थे, जब आप वेलोसिटी से चल रहे थे और आपको एक्सेलरेशन निकालना था, तो आपको चाहिए था कि वेलोसिटी कैसे बदल रहा है। वेलोसिटी को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा कि अच्छा 1 सेकंड में कितना बदला, 0.1 सेकंड में कितना बदला, 0.01 सेकंड में कितना बदला, तो वहाँ आपको चीज़ों को तोड़ना पड़ रहा था। तो वहाँ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो जहाँ हमें जोड़ना हो वहाँ दिमाग में आना चाहिए इंटीग्रेशन, और जहाँ हमें तोड़ना हो वहाँ हमारे दिमाग में आना चाहिए डिफरेंशिएशन। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन 0 करके
हम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमा होने वाला है कि मिनिमा होने वाला है। और ये हम क्यों करते थे, ये हम इसलिए करते थे कि डिफरेंशिएशन जहाँ पे जीरो है, जहाँ पे स्लोप जीरो है, वहाँ पे ग्राफ जरूर पलटी मारा होगा। तो जाहिर सी बात है पलटी मारने के लिए या तो मैक्सिमा हुआ होगा या तो मिनिमा हुआ होगा। लेकिन मैक्सिमा है कि मिनिमा, इसका पता हमें डबल डिफरेंशिएशन से चलता था। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that the product of cube of one quantity and the square of the other quantity is maximum. The parts are, और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शन भी दे रखा है। तो 20 को 2 पार्ट में बांटा गया, तो एक पार्ट को मान लेते हैं x और एक पार्ट को मान लेते हैं 20 माइनस x। तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर क्वांटिटी, यानी इसका प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो हम इसे y मान लेते हैं, हम इसे y मान लेते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम हमें निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो पार्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे dy बाई dx। यही प्रोसीजर है ना कि पहले स्लोप निकालिए। तो स्लोप निकालिए तो देखिए इसका आएगा क्या, 3x स्क्वायर। u को करते हैं, अभी हमने सवाल ही बनाया काफ़ी अच्छा, u को करते हैं, v को छोड़ देते हैं, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगली बार प्लस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं हम, ठीक है। मैं अभी माइनस लिख रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो प्लस लिख दूंगा। प्लस, इसको प्लस पढ़िएगा अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब तो रहने देंगे, u को रहने देंगे, और v को जब छोड़ेंगे तो 2 आएगा, 20 माइनस एक्स आएगा। देखिए इस पे पावर है तो इसको करेंगे, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा ना, तो ये हो गया। आप एक बार इसे डिफरेंशिएट करके देखें, ये आपसे होना चाहिए और यही सही आंसर है। आप लाएं यहाँ तक, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन के डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है। अब ये बराबर होना चाहिए 0, तो हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो पहले तो जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल लेना चाहिए। तो 20 माइनस एक्स बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमने निकाल दिया 20 माइनस एक्स। और कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इतना हमने निकाल दिया। तो यहाँ बचा 3 इंटू 20 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचा, ये तो हमने निकाल दिया है, तो यहाँ बचा -2x, और बराबर क्या, 0। अब सोचिए इसे 0 के अगर बराबर होना है तो ये भी 0 करके हो सकता है, ये भी 0 कर दें तो हो सकता है, और ये भी 0 कर दें तो हो सकता है। तो पूरा हम लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0 यानी x बराबर 0, 20 माइनस एक्स बराबर 0 यानी x बराबर 20, यहाँ से आएगा। और इससे देखिए क्या आएगा, इससे आएगा, इसको भी बराबर 0 करते हैं तो आएगा 60 माइनस 3x माइनस 2x बराबर 0, यानी 60 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू क्या आया, 12। ये सब इसीलिए मैक्सिमम नहीं होंगे क्योंकि देखिए आप x बराबर 0 रख के देखिए, ये सब मिनिमा के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है एक मैक्सिमम होगा तो 2 मिनिमा हो सकता है, क्यूबिक है 2 बार मुड़ेगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमा है तो 2 मिनिमा होंगे, तो ये सब मिनिमा के पॉइंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएट करके हम रखेंगे। पर हम जानते हैं कि अगर हम 0 रख दें तो ये तो 0 आएगा ना, 20 रख देंगे तो देखिए 20 माइनस 20 ये तो 0 आएगा प्रोडक्ट। तो वहाँ पे 0 मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो हम इससे कॉमन सेंस से यहाँ समझ सकते हैं कि x बराबर 12। अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर हम एकदम नॉनसेंस को सरेंडर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात हम ये करेंगे कि हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और डबल डिफरेंशिएट करके जो क्वांटिटी आएगा उसमें देखेंगे पुट करके कि प्लस आ रहा है कि माइनस। 0 और 20 रखने पे अपने आप प्लस आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये मिनिमा के पॉइंट्स हैं, और 12 रखने पे वो माइनस आ जाएगा, हम समझ जाएंगे मैक्सिमा का पॉइंट है। हमें मैक्सिमा पूछा, हम समझ गया x बराबर 12, और जैसे ही एक x बराबर 12 हुआ तो अगला क्या हो गया, 8। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, नहीं, गलत है। 10 नहीं होने वाला, 16 4 नहीं होने वाला, 8 12 x बराबर पूछा है पहला क्वांटिटी, तो 8 और 12 भी गलत है, सही आंसर है 12,8। तो इसका सही आंसर आया 12,8, और इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम पे भी एक ठीक ठाक सवाल हमने करा। आइए अब हम एक ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर हम फिजिक्स में डूब गए तो ये कंसेप्ट हमें बहुत काम आने वाला है। तो हम पढ़ते हैं, चलिए, कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। तो कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशंस पढ़ते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन पढ़ने के लिए
ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि हालांकि हमने थोड़ा सा कंपेयर किया था जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे, तो हल्का फुल्का हम गए थे कि 2D से 3D में कैसे जाते हैं और बड़ी बेसिक बातें हमने करी थी। पर आज हम उसके आगे की बातें करने वाले हैं। उस दिन हमने देखा था कि कुछ नहीं बदल रहा है, आज जो बदल रहा है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 2D में आप जानते हैं, 2D में आप जानते हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। पर अगर हम 3D में आ जाएं तो एक एक्स होता है, एक वाई तो होता ही है, और साथ ही साथ जेड भी एक जुड़ जाता है। इस जेड के जुड़ने से क्या होता है, यहाँ क्वाड्रेंट हुआ करते थे, यहाँ चीज़ें 4 भाग में बढ़ती थी, पर यहाँ देखिए जेड ऐसे जुटा तो अंदर भी गया, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग 3D में, और 4 भाग पीछे, तो कितने हो गए 8 भाग, 8 भाग तो हो गए ऑक्टेंट। तो वहाँ होता था क्वाड्रेंट, यहाँ होगा ऑक्टेंट, मतलब 8 भागों में चीज़ें बट जाएंगी। तो आज हम इसको समझते हैं और इसमें देखते हैं कि ऑक्टेंट क्या होगा। ऑक्टेंट को अच्छे से पहले इमेजिन करते हैं, फिर हम इसमें कुछ यहाँ और इमेजिन करेंगे और इसके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे, और फिर इसके थोड़े डेप्थ की, थोड़े कंसेप्ट की बातें करेंगे। तो चलिए पहले ऑक्टेंट को इमेजिन करते हैं। मैं कोई फ़ोटो नहीं बनाने वाला, पूरा इमेजिनेशन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये बोनस वीडियो है। जाहिर सी बात है आप एकदम डूब चुके हैं, आपको इंटरेस्ट जगा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप सोचने में अपनी कोई कमी नहीं करने वाले। जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी क्षमता है, उतने ताकत से आप सोचें और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट से। फर्स्ट ऑक्टेंट देखिए ये है, ये वाला हिस्सा, यहाँ सामने वाला ये हिस्सा, मैं भी अगर आ जाऊँ तो ये हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, ये चौथा। नोटिस करा होगा आपने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्योंकि उसी को हमने प्लस मान रखा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है, पहला ऑक्टेंट, दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा ऑक्टेंट और चौथा ऑक्टेंट एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। उसके बाद पांचवा आते हैं, पहला के सामने पांचवा, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपके हिसाब से। तो पांचवा, छठा, सातवां और आठवां ऐसे मिलेगा हमें, यानी हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑक्टेंट मिलेगा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, कुछ इमेजिन नहीं हुआ। तो चलिए इसे हम अलग से देखते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं ऑक्टेंट के नाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये हम लिख लेते हैं। और ये हमने लिख लिया एक्स, ये लिख लिया वाई, ये लिख लिया जेड। तो पहले में तो क्लियर है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। ये हो गया प्लस प्लस प्लस। अब इमेजिन हुआ कौन सा पहला ऑक्टेंट है, कौन सा पहला हिस्सा है, तो हो गया प्लस प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज आए तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई तो अभी भी ऊपर है तो प्लस हो गया, और जेड तो आगे की ओर है ही तो प्लस तो रहेगा ही। तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए तो नेचर कैसा हो गया, हम यहाँ लिखते थे ना प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे वही हम ऑक्टेंट के लिए लिख रहे हैं कि हमें इमेजिन हो जाए ऑक्टेंट, हमें पता चल जाए ऑक्टेंट। और इसे याद नहीं रखना है, इमेजिन करके रखना है, जब मन तब हम डिराइव कर लेंगे, जब मन तब। ऐसे बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं आएगा, इसे तो हम इसे बोनस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, नीचे आ जाएंगे। एक्स तो नेगेटिव था ही, नीचे आ गए, वाई भी नेगेटिव हो गया, पर क्योंकि अभी भी आगे हैं, जेड नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट में आते हैं तो हम इधर आ गए, एक्स प्लस हो गया, लेकिन नीचे हैं वाई नेगेटिव और आगे हैं तो जेड भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस और प्लस। ये हो गया फोर्थ ऑक्टेंट तक। पांचवें ऑक्टेंट में ट्विस्ट है। पांचवा ऑक्टेंट कई कई किताबों में अलग भी लिखा रहता है, पर जो जनरली एक्सेप्टेड है, जो ज़्यादातर जगह आपको मिलेगा, वो ये है कि पहले के सामने पांचवा, पहले के सामने पांचवा लेना है। ठीक है, तो पहले के सामने हम पांचवा लिए, तो देखिए पहले के सामने आए, पहले के जस्ट सामने एक्स प्लस है, वाई प्लस है, लेकिन पीछे आ गए तो जेड क्या हो गया, नेगेटिव। तो प्लस प्लस माइनस। क्या अब हमें इमेजिन हो रहा है? हाँ, अब अच्छे से इमेजिन हो रहा है, अब हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये है कि नहीं, प्लस प्लस माइनस। छठे में कंसेप्ट देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो छठा घूमेंगे तो यहाँ आएगा। तो ये देखिए क्या हुआ, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई प्लस है और जेड भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस प्लस माइनस। ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, ये हो गया छठा ऑक्टेंट। हम छठे में पहुंच चुके हैं। सातवां आते हैं, नीचे एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और पीछे तो हम हैं ही, तो जेड तो नेगेटिव होगा ही,
माइनस माइनस माइनस। और गेस करिए, अगला गेस करिए, तो अगला गेस करिए तो क्या होगा, इधर आ जाएंगे तो x प्लस है, y माइनस है, पीछे है तो z माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ये 8 ऑक्टेंट के प्रकार हैं, यही 8 ऑक्टेंट हमें पढ़ने हैं, इन्हीं 8 ऑक्टेंट्स की बात हमें करनी है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से इमेजिन करने के लिए, इस 3D के कंसेप्ट को और अच्छे से इमेजिन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्यूब रख रहे हैं जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है और इसे पहले ऑक्टेंट में रख रहे हैं। पहले ऑक्टेंट में वर्टेक्स के अबाउट, एकदम ऑरिजिन के अबाउट इसे रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्यूब का सारा कोऑर्डिनेट। वीडियो पॉज करके आप पहले बनाएंगे कि पहले ऑक्टेंट में ऑरिजिन में एकदम सटा के, एकदम घुसा के, ठीक है, रखा गया है एक क्यूब को जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। तो सारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, हालांकि हमने ये किया है लेकिन फिर भी चलिए आज करेंगे और इसके साइड्स बताने हैं आपको। एक बार कोशिश कीजिए, बनाइए, फिर हम इसे देखते हैं। तो अगर आपने बना लिया है तो आइए बनाते हैं इसे, है ना। देखिए इस तरह का कुछ फोटो बनने वाला है। इस तरह से कुछ होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5,0,0। क्योंकि देखिए x की ओर आए हैं, ऐसे आप x ही मानिए, y मानिए, ये z मानिए। ठीक है, तो ये 5,0,0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका y तो 5 है पर x और z कुछ नहीं है, तो होगा 0,5,0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो z में हम 5 आए हैं पर ना हम x में गए हैं ना हम y में गए हैं, तो हो जाएगा 0,0,5। हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमने 4 पॉइंट्स के लिख दिए, 4 पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। चलिए यहाँ आते हैं। देखिए ये xy प्लेन में है, तो xy प्लेन में तो z 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा 5,5। x में भी 5, y में भी 5, पर z में कितना, 0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो देखिए xz प्लेन में है, xz प्लेन में है, तो xz प्लेन में तो y 0 होगा, तो जाहिर सी बात है लिखेंगे 5,0,5। 5,0,5। सोचिए 5 आए, फिर y में नहीं गए, y में ऊपर नहीं उठे और z में 5 आ गए, तो 5,0,5 होगा ना। और देखिए इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये yz प्लेन में है, तो इसका x 0 होगा, तो 0,5,5 ये हो गया। और ये वाला जो पॉइंट होगा, x में भी गए हैं, y में भी गए हैं और z में भी आए हैं, तो होगा 5,5,5। दिमाग लगाने के लिए रेडी रहना है। 3D में ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि हर बात आपको तुरंत समझ में आ जाए, थोड़ा इमेजिन करने के लिए रेडी रहना है। एक बार इसे और लिखना और आप देखेंगे कि आप कितने अक्लमंद हैं, क्या गजब का कॉमन सेंस है आपका, क्या गजब के तेज हैं आप, तो वो क्या गजब का इंटेलिजेंस है। तो आप बना करके एक बार देखें और अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा सा महसूस करें। ठीक है, इसको निकालें, इसके वैल्यू करें। और जिन लोगों ने ये वीडियो पॉज करके नहीं बनाया था, ठीक है, कुछ लोग आप लोगों में से हैं शरारती, तो वो क्या करें, इसको 5 और खिसका दें, इस क्यूब को बस 5 धकेल दें। किसी को बुलाएं, बोले 5 धकेल दो, 5 धकेल दिया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखें, इसको 5 धकेल के अब पक्का करें। पहले ही आप काम चोरी कर चुके हैं, सीखने का एक मौका गंवा चुके हैं, दोबारा गंवाना नहीं है। इसे 5 धकेल के एक बार और इसका कोऑर्डिनेट्स लिखिए। फिर आपको मन करे तो 5th क्वाड्रेंट में रख के देखिए, फिर आपको मन करे 4th क्वाड्रेंट में रख के देखिए, कहीं रख के देखिए और 3D से थोड़ा खेलिए, क्योंकि ये तो आपके इमेजिनेशन को इम्प्रूव करेगा। ऊपर से में 3D आ गया तो 2D तक मोशन हमें पढ़ना है, और कभी कोई अच्छे एग्जाम में अगर 3D का सवाल आ गया तो हम उसे चुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तो इमेजिन करके रखा हुआ है, हमें तो चीज़ें एकदम गजब से क्रिस्टल क्लियर है। तो आप ये 2-3 सवाल करें, इसको 5 धकेल के एक बार बनाएं। आप अगर नहीं बना पाएंगे या आपको कोई डाउट उठेगा, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डाउट क्लास होते हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास इनको बनाने के लिए। तो ये आप करें, इसमें कोई काम चोरी या कोई कोताही ना बरतें। तो मान लीजिए 3D में हमने कोई पॉइंट मान लिया x, y, z, और ये हमने पॉइंट कुछ बना लिया। ये 3D का एक्सिस भी है, मान लीजिए इधर z एक्सिस, ये x है और ये y है, मान लीजिए ऐसा है। तो आप पढ़ा करते थे बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसे तो हमने देख रखा है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा 3D में,
तो हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट अगर हम बना लें x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम PQ माने तो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा कि हम 2D में पढ़ते थे वैसे ही 3D में पढ़ सकते हैं, और हमने पढ़ा था वेक्टर में। इसका आप रेशियो लिखते हैं, याद करिए रेशियो m/n में बांटने वाले जो पॉइंट्स होते थे तो उसका आप x लिखते थे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस और माइनस लगाते थे। उसी तरह y बराबर लिखते थे my2 प्लस माइनस ny1 बाई m प्लस माइनस n। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ और भी हो जाएगा? बिल्कुल, z जुड़ जाएगा, z हो जाएगा m z2 प्लस माइनस n z1 बाई m प्लस माइनस n। आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो अब 3D में बन जाएगा तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। 3D में कोई ट्राइंगल अगर बना हुआ है तो, है कि नहीं? फिर अगर मान लीजिए कि आप मिड पॉइंट निकालते थे तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो अब एक और इंक्लूड कर दीजिए z1 प्लस z2 बाई 2। तो ये तो 3D की बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत नॉर्मल बातें हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रहा है और वो हमने देखा भी था कि एक डायमेंशन ऐड हो रहा है तो वो तो ऐड होगा ही। जो काम की बातें जो बदलती हैं वो देखिए। इसको हम लिख सकते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते थे। एक्स की तरफ आई कैप लिखते हैं, वाई की तरफ जे कैप लिखते हैं और जेड की तरफ के कैप लिखते हैं, तो ये हम लिख सकते थे। अब ऐसे जब हम लिखते हैं, जब हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ना एक्स वाई और जेड, इसे कहा जाता है, इन सब को कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो। और हमें पता करना होता है कि वो लाइन, जैसे कि हम 2D में हैं तो 2D में है तो हमारा एक एंगल से ही काम चल जाएगा। हमें एंगल पता करना है तो एक एंगल काफ़ी है, वो एंगल हम tan थीटा करके निकाल देते हैं और हमारा काम चल जाता है। पर जब हम 3D में होते हैं ना तो सोचिए आप कौन वाला एगो एंगल निकालिएगा, एक एंगल से आपका काम चलने वाला नहीं है। अब एक एंगल अगर आप लेके चलिएगा तो आपका काम चलने वाला नहीं है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक्स है, ये y है और ये z है, तो यहाँ पॉइंट है, तो यही वाला ना हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। और ये डायरेक्शन रेशियो हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अब अगर मुझे एंगल चाहिए तो सोचिए मैं क्या करूँगा। तो ये मान लीजिए लाइन है, सोचिए एक्स एक्सिस के साथ, देखिएगा ध्यान से इमेजिन करिएगा। ठीक है, ये एक्स, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है, ये वाई के साथ एंगल बना रहा है, ये z के साथ एंगल बना रहा है, ये x के साथ भी एंगल बना रहा है, ये y के साथ भी एंगल बना रहा है और ये z के साथ भी एंगल बना रहा है। और अगर ये हम तीनों एंगल निकाल दें तो हम ये जान सकते हैं कि ये एंगल कैसे जा रहा है। एंगल जानना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, तो एंगल हमें जानने आना चाहिए। पर इस बार एक एंगल से हमारा काम चलने वाला नहीं है, जैसे हम 3D में चला लेते थे, हम 2D में चला लेते थे। 3D में आएंगे तो हमें कम से कम 3 एंगल फाइंड करने होंगे। और 2D में जब हम लिखते थे तो क्योंकि हमें ये पता होता था और ये पता होता था तो हम y बाई एक्स कर देते थे, tan थीटा ले लेते थे। यहाँ tan से भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि हमें ये पता है, ये वाला साइड पता है जो कि हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये पता है x पता है जो कि बेस हो गया। तो बेस पता और हाइपोटेन्यूज पता है, तो सोचिए बेस और हाइपोटेन्यूज अगर पता है तो हमारा tan से काम चलेगा क्या? नहीं, या तो cos से चलेगा या sec से चलेगा। और cos और sec में आप ही चुन लीजिए, क्या आप होते तो क्या चुनते? अगर आप sec चुनते तो आप अच्छे आदमी नहीं है, cos चुनना चाहिए था, क्योंकि cos ज़्यादा प्राइमरी है। cos के फॉर्मूले भी हम पढ़ते हैं, sec के फॉर्मूले हम उतना नहीं पढ़ते, तो हम चलिए cos लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया भाई। ठीक है, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसको हम लिखते हैं अल्फा। ये जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो बीटा। देखने में ऐसा लग रहा है
ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, ये एंगल देखिएगा, ट्रायंगल भी गजब बनेगा, ऐसे टेढ़ा टाइप से ट्रायंगल बनेगा, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बनेगा, टेढ़ा ट्रायंगल बनेगा ऐसे टाइप से सूता हुआ। ये जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये है बीटा, और जो z के साथ बनाएगा वो है गामा। तो अल्फा ये हो गया बीटा, और ये जो z के साथ एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है ये ऐसे दिखाई दे रहा है सामने से, तो ये है गामा। ऑब्ट्यूस हो भी सकता है, कोई नहीं जानता है, डिपेंडिंग ऑन उधर चला जाए तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैंने जिस क्वाड्रेंट जिस ऑक्टेंट में बनाया है उसके लिए एक्यूट ही एंगल होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो सोचिए अब अल्फा का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, अल्फा का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, पहली बात मैं कॉस का लिखना चाहूँगा क्योंकि मुझे बी और एच में जानकारी है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, कॉस अल्फा का वैल्यू, तो सोचिए क्या लिखूँगा। ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बार बार देखना है, ये है और ये है हमें पता, ये चाहिए। तो देखिए बी तो ये हो गया x और एच ये हो गया पूरा मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होगा कि नहीं? और इसको हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से, ठीक है, L से डिनोट करते हैं इस कॉस अल्फा को, ठीक है। अगली बार कॉस बीटा लिखिए, तो सोचिए क्या होगा, लिखते हैं इसको, ऐसे आप समझ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें पैटर्न देख के, पर फिर भी लिखते हैं। तो देखिए ये बीटा है तो ये y बाई एच हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको हम सोचिए L लिखा है, ए बी सी डी तो आप भी जानते हैं, तो हम यहाँ जाहिर सी बात है किससे डिनोट करेंगे? m से। और कॉस गामा अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा? n। तो ये जो चीज़ था, जब हमने x y और z लिखा था तो x y z ये अलग अलग डायरेक्शन में है, उसका रेशियो भी मिलेगा हमें, तो हम बोलते थे डायरेक्शन रेशियो। पर अगली बार जब हमने सही में डायरेक्शन निकाल दिया तो कॉस के टर्म में लिखा, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये है डायरेक्शन रेशियो और ये है डायरेक्शन कोसाइन। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। गेस करिए कितना होगा, मन में कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और नीचे भी स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो कट छट के कितना? 1। कट छट का हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और एल एम और एन क्या है? एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन है। जो एंगल बन रहा है हमारे वेक्टर के साथ, उस एंगल का कॉस थीटा है। और इससे हम वेक्टर का कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं। इससे हम वेक्टर का डायरेक्शन भी जान सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी जान सकते हैं, और हर चीज़ जान सकते हैं। जैसे हम 2D में पारंगत हैं कि हमें कुछ भी दे दो हम निकाल देंगे, हम एंगल भी निकाल देंगे, हम एक्स भी निकाल देंगे, वाई भी निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। तो इतना अगर हम जानेंगे 3D में, तो हम 3D में भी कुछ भी निकाल देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो बोनस के रूप में आपको पढ़ाई गई हैं। बोनस का मतलब कि जब एकदम आप डूबेंगे क्वेश्चन में, जब आप एकदम फिजिक्स में डूब जाना चाहेंगे, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। बाकी जो लोग नॉर्मली पढ़ेंगे, जो लोग 11-12 में बस साइंस पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगी, ठीक है। या कभी कभी हम लोग क्लास में इसका इस्तेमाल कभी कभी कर लेंगे, तो वहाँ भी मैं बता दे सकता हूँ, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है आज के इस लेवल एनहेंसर क्लास को, इस बोनस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा। तो हम लोग किसी और टॉपिक के बोनस वीडियो में अगली बार मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।